नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे वाक्य यानी सेंटेंस के बारे में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उपवाक्य रहेगा। तो आप ज़रूर से उपवाक्य को देखिएगा, क्योंकि वाक्य और उपवाक्य से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों का मिश्रण रूप भी होता है। तो ज़रूर से आप उपवाक्यों को देखिएगा। वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, प्रत्येक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वाले सेक्शन में जो मुख्य ये है कि ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्रित वाक्य है, चयन करने के लिए आता है। तो आपको चुनना है, आप तभी सही चुन पाओगे जब आपको उसकी पूरी डिटेल पता होगी, पूरा उसका मूल चीज़ें पता होंगी, तो आप फिर गलत नहीं करोगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। हमारी हिंदी की श्रृंखलाएं लगातार जारी हैं, तो क्रम से ही हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप ज़रूर से क्रम वाइज ही उनको ज़रूर से देखेगा। हम आगे बढ़ते हैं, वाक्य को समझते हैं। देखो वाक्य क्या होता है। देखो वाक्य आपका शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित है। देखो ध्यान से सुनिएगा, शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करे, वाक्य कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करे, उसे हम वाक्य कहेंगे। मैंने प्रश्न देखा था अभी पीसीएस में, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था ना कि दो पदों के योग से क्या बनेगा। तो दो पदों के योग से मुख्यतः आपका उसमें वाक्य ही बनेगा। देखो मैं 3 चीज़ें आपके सम्मुख रखता हूँ। एक बात कि वर्णों के मिलने से, 2 वर्णों के मिलने से क्या बनेगी, संधि बनेगी। रिपीट करिएगा, देखिए 2 वर्णों के मिलने से संधि बनेगी। 2 शब्दों से मिलके, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके क्या बनेगा, आपका समास का निर्माण हो रहा होगा। और वहाँ पर को तीसरी जो बात हो रही है वो पदों के निर्माण से, जहाँ एक सार्थक क्या हो रहा है। देखो सार्थक एक पूर्ण अर्थ जहाँ व्यक्त हो रहा है पदों के मिलने से, उसे हम वाक्य कहेंगे। प्रश्न पूछा गया इसी प्रकार से। अगर अभी मैं आपको देखूंगा, इसके बाद जब हमारा पूरा हो जाएगा तो किताब में अगर वो प्रश्न मुझे दोबारा दिख गया तो मैं ज़रूर से आप तक उसको शेयर करूंगा। तो आप सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ कि शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करे, उसे हम वाक्य कहते हैं। बहुत सरल है जी, ये ध्यान रखिएगा। देखो चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि वर्णों के मिलने से क्या बनना है, 2 वर्णों के मिलने से संधि बनती है। वर्ण ठीक है, वर्णों के मिलने से संधि बनती है। 2 शब्दों के मिलने से हमने बात करी थी, समास की बात हुई थी। यहाँ पर पदों के मिलने से वाक्य की निर्माण की बात हो रही है। ये जरूर से आप याद रखिएगा, 3 चीज़ों में अंतर है जी, 3 चीज़ों में अंतर है। तो सबके उत्तर एक ही नहीं होंगे, अलग है। वर्ण शब्द पद अलग बात हो रही है। वर्ण संधि के लिए कह रहे, शब्द समास के लिए बात करी, पदों की बात हुई तो वाक्य बन गया जी। ध्यान दीजिएगा। अब देखो वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग या इसे घटक कहते हैं या कंपोनेंट आप अंग्रेजी में समझ सकते हो। वाक्य के 2 घटक, या हमने क्या कहा, या घटक या उसे अंग कह दो, या अंग्रेजी में से आप कंपोनेंट कह दो। तो 2 घटक होते हैं वाक्य के, सेंटेंस के 2 घटक होते हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। यानी उद्देश्य का मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही होगी और विधेय का मतलब प्रेडिकेट की बात हो रही होगी। तो ध्यान दीजिएगा जी, ध्यान दीजिएगा। 2 चीज़ें होती है एक वाक्य में, एक होता है आपका उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय होते हैं वाक्य में 2 चीज़ें। अब समझते हैं कि क्या उद्देश्य होता है, क्या विधेय होता है। तो उद्देश्य क्या होता है, देखो वाक्य में जो कर्ता होता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट की बात चल रही है। वाक्य में जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। अभी मैं समझा रहा हूं आपको। विधेय क्या होता है, देखो विधेय में उद्देश्य के संबंध में दी गई पूरी जानकारी, या वाक्य का शेष भाग आपका क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। 2 बातें थी। उद्देश्य यानी वाक्य में जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, वाक्य में जो कर्ता सब्जेक्ट होता है वो उद्देश्य होता है। विधेय उद्देश्य के संबंध में दी गई जानकारी या वाक्य का शेष भाग विधेय कहलाता है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको उदाहरण के द्वारा। बहुत इजी है। देखो यहाँ पर है गाय मैदान में चर रही है। तो थे ना, वाक्य में जो कर्ता होता है, तो कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, गाय है। तो गाय क्या हो गया, आपका उद्देश्य होगा। वाक्य में जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। तो गाय क्या होगी, आपकी कर्ता हो गई जी। अब विधेय के लिए बात क्या लिखी है, उद्देश्य के संबंध में दी गई पूरी जानकारी या वाक्य का शेष भाग। अब हमें
उद्देश्य पता लग गया, बाकी शेष भाग क्या कहलाएगा? शेष भाग आपका क्या कहलाएगा? आपका विधेय कहलाएगा। शेष भाग आपका विधेय कहलाएगा, यानी कि जो कर्ता होगा वो उद्देश्य होगा, बाकी शेष भाग आपका विधेय होगा। या यहाँ पर था कि उद्देश्य के संबंध में दी गई जानकारी, यानी गाय के संबंध में जानकारी थी कि मैदान में चल रही है, वह मैदान में चल रही है, इसमें क्या हो गया? मैदान में चल रही है विधेय हो गया, और गाय यहाँ सब्जेक्ट कर्ता के रूप में है, तो आपका उद्देश्य हो गया। बहुत सरल है, बहुत पहचानना बड़ा आसान है इसमें। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन कोई यहाँ पर को तो गाय को मैंने लाल शब्दों में लिख दिया था ताकि आपको पहचानने में आसान हो जाए, लेकिन यहाँ पर अब आपके लिए, अब आप मुझे बताइए कि अनुराग खेलता है, अनुराग खेलता है में उद्देश्य क्या है? अनुराग खेलता है में उद्देश्य क्या है? देखो उद्देश्य में क्या कहता है कि कर्ता उद्देश्य होता है, वाक्य में कर्ता उद्देश्य होता है, तो कर्ता क्या है? अनुराग है, तो अनुराग क्या हो गया? इसमें उद्देश्य होगा। बाकी बचा हुआ भाग क्या है? बाकी बचा हुआ भाग विधेय कहलाएगा, यानी खेलता है क्या होगा इसमें? ये विधेय होगा, यानी कि ये कर्ता के बारे में बता रहा है, ये बाकी क्या हो गया? ये विदेश हो गया। ये ध्यान से समझिएगा। एक और बात, एक प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक उदाहरण लिखा हुआ है, उजली गाय हरे भरे मैदान में चल रही है। उजली गाय, उजली गाय बड़ी सुंदर सी गाय होगी ना, उजली गाय हरे भरे मैदान में चल रही है, हरे भरे मैदान में चल रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर को हम कहें तो गाय क्या हो गई जी? गाय क्या हो गई? गाय क्या होगी? गाय आपकी है उद्देश्य, क्योंकि वाक्य में जो करता होता है, अभी हमने गाय उद्देश्य की बात करी बस। उसके बाद मैदान में चल रही है, मैदान में चल रही है, हमारा बचा हुआ भाग क्या था? विधेय था। लेकिन यहाँ पर हरे भरे आ गया, यहाँ पर हरे भरे भी आ गया, तो ये हरा भरा जो यहाँ पर हरे भरे हैं वो आपका विधेय विस्तारक है। यहाँ पर क्या है? विधेय विस्तारक है। ये विधेय का विस्तारक का मतलब आपका मैदान में चल रही है, विधेय है, इसको भी विस्तार दे रहा हरे भरे। वो मैदान भी कैसा है? हरा भरा मैदान है। यानी कि हम इस हरे भरे को, अगर आता है कभी ये प्रश्न, देखो प्रश्न की मैंने कहा ना प्रकृति बदलती जाती है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, उदाहरण ऐसे आ जाते हैं। और कोई भी आपका उदाहरण ना छूटे, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आपको हर कॉन्सेप्ट बताया जाए। तो यहाँ पर अगर हरा भरा ढूंढने का, इसमें हरा भरा क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा ना? आपका उत्तर, आपको पता है कि मैदान में चल रही है, मैदान में चली है, ये विधेय है, और विधेय से पहले यहाँ पर जो हरे भरे लग रही है ना, मैदान में चलिए, मैदान भी कैसा है? हरा भरा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जो विधेय विस्तारक, हरा भरा जो यहाँ पर है ये विधेय विस्तारक है, यानी विधेय को और विस्तार दे रहा है, ये विधेय को और विस्तार दे रहा है, यानी हरे भरे यहाँ पर क्या होगा? विधेय विस्तारक होगा। विधेय विस्तारक विधेय को भी बढ़ा रहा है, विस्तार कर रहा है। फिर किसी के मन में प्रश्न ये भी आ गया कि भैया उजली क्या होगा? फिर उजली क्या होगा? देखो एक चीज़ बात करते हैं कि हमने विशेषण समझा था, विशेषण में क्या था? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द। यहाँ पर गाय संज्ञा है जी, गाय की विशेषता हो रही कि उजली गाय है, तो जहाँ पर विशेषता होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो उजली के यहाँ पर ये विशेषण विस्तारक है। ये क्या है? ये विशेषण विस्तारक है। मुख्यतः हरे भरे पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया ये विधेय विस्तारक है, क्योंकि मैदान में चल रही है, विधेय है, और हरा भरा मैदान है वो, तो विधेय विस्तारक हो गया। अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है, जरूर से प्रश्न आना चाहिए, तो उजली क्या होगी? फिर देखो गाय की विशेषता वो उजली है, सुंदर सी होगी, उजली होगी, तो यहाँ पर ये विशेषण विस्तारक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न अगर आए तो आप फिर आपका गलत ना हो, तो जरूर से कॉन्सेप्ट को भी आप याद करेगा जी। हम बढ़ते हैं आगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 8 भेद हो रहे हैं अर्थ के आधार पर। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक, ये 8 होते हैं। ये 8 होते हैं, ये आप याद रखिएगा कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 और से अर्थ और से 8 वाक्य, ऐसे करके याद करिएगा। अब हम बढ़ते हैं विधानवाचक। सबसे पहला विधानवाचक देखते हैं, विधानवाचक देखते हैं, एक करके समझते हुए चलेंगे आगे को। अब महत्वपूर्ण हमारा जो पार्ट रहेगा ये रहेगा, ये हमारा महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। ये भी महत्वपूर्ण है, अभी देखो इन पर भी आधारित प्रश्न होंगे। मेरे पास प्रैक्टिस सेट है, तो उसमें से मैं कुछ प्रश्न आपके साथ साझा करूंगा इसके बाद, तो ध्यान से देखिएगा। देखो विधानवाचक, अर्थ के आधार पर हम 8 वाक्यों को पढ़ रहे हैं, तो विधानवाचक ये बहुत ही आसान है, बहुत सरल, देखते ही आप लगा दोगे। विधानवाचक, इनसे क्रिया के होने की सूचना मिलती है। इनसे क्रिया के होने की सूचना, क्रिया के होने की सूचना, क्रिया के होने की सूचना मिलती है, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं जी, बिल्कुल छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं। हमें क्या मिल रही है? हमें हाथ से मिल रहा है कि विधानवाचक, इनसे क्रिया के होने की सूचना मिली है। छात्र पढ़ रहे हैं, राकेश खाना खा रहा है, हमें ये पता लग रहा है, यस हमें क्या पता लग रहा है कि क्रिया के होने की, क्रिया के होने की, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है। ये हो गया आपके विधानवाचक, ये हो गया आपके विधानवाचक। बहुत सरल है विधानवाचक को पहचानना। छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र
पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो निषेधवाचक, निषेध का मतलब निगेटिव की बात हो रही है, निषेधवाचक, इनसे क्रिया के न होने की सूचना मिलती है, इनसे क्रिया के न होने की सूचना मिलती है, यानी क्रिया के नहीं होने की सूचना मिलती है। तो क्या हो जाएगा, छात्र नहीं पढ़ रहे हैं, छात्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया, निषेधवाचक हो गया, निषेधवाचक हो गया। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, आपका निषेधवाचक हो गया, नहीं आ गया। इससे पहले छात्र पढ़ रहे हैं, विधि विधान हो रहा होगा, विधि सूचक, यानी कि यस कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, क्रिया के होने का पता लग रहा था, वो आपका विधानवाचक हो गया। निषेधवाचक में नहीं होने का पता लग रहा, छात्र नहीं पढ़ रहे हैं जी, नहीं पढ़ रहे, कोई क्रिया नहीं हो रही, निषेधवाचक हो रहा, ये ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्नवाचक, बहुत सरल है प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध होता है, जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध होता है। आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप क्या पढ़ रहे हो मुझे बताओ, आप पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो। आप क्या नोट्स बना रहे हो, आप क्या नोट्स बना रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, मेरा प्रश्न है आप लोगों के साथ। तो यही बात क्या हो रही है, प्रश्नवाचक है। आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, ये चीज आपकी प्रश्नवाचक होगी। यानी जिन वाक्यों से हमें प्रश्न का बोध होता है वो हमारे प्रश्नवाचक होते हैं। हम आगे देखेंगे आज्ञावाचक। अब आज्ञावाचक की बात करते हैं। देखो, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उसे हम आज्ञावाचक कहेंगे। आप जाइए, आप जाइए भाई, आप जाइए, तो ये क्या हो रही है, आज्ञा हो रही है, मेरी आज्ञा हो गई, आप जाइए, आप जाइए, आप जा सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, अनुमति हो रही, आप जा सकते हैं। इससे पहले मैंने आज्ञा दे दी, बस आज्ञा दे दी है, आप जाइए, जाना है आपको, अब जाना है आपको, ये आज्ञा हो गई। अनुमति क्या था, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप थोड़ी देर रुक के जाए या फिर अभी उसी समय चले जाए। ये अनुमति है कि आप जा सकते हैं, आपके पास कंडीशन आ गई, आप जा सकते हैं, आप बैठे भी रह सकते हो, लेकिन आप जा सकते हैं, अनुमति है। यहाँ पर आप जाइए, आप जाइए, अब जाना है, बंद करना है हमने अपना इंस्टीट्यूट ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्यों से हमें आज्ञा या अनुमति का बोध होता है, जिन वाक्यों से हमें आज्ञा अनुमति का बोध होता है, उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। आप जा सकते हैं जी, बिल्कुल जा सकते हैं, जाइए, अनुमति हो गई, आप जाइए, आप जाइए, तो ये आपकी आज्ञा हो गई, ये ध्यान दीजिए। हम बढ़ेंगे आगे, इच्छावाचक। अब इच्छावाचक में क्या होता है, इच्छावाचक में आपका इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है। इच्छा, आशीर्वाद या आशीष का भाव, जहाँ भाव पैदा होगा वो हमारा इच्छावाचक वाक्य होगा। देखो ध्यान से ना, इससे इच्छा या आशीर्वाद या आशीष का बोध होता है, आशीष का बोध होता है। देखो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा जी, ये मेरी इच्छा है। अब और भी इच्छा हो सकती है, आज मैं आम ही खाऊंगा भाई, मेरी इच्छा है, मैं आम खाऊंगा, आम है मेरे पास, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, ये क्या है, इच्छा है। उसके बाद देखिए एक और लिखा हमने, ईश्वर आपको सफल करे, ईश्वर आपको सफल करे। जितने भी हमारे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके मेरा यही शब्द हमेशा रहता है, ईश्वर आपको सफल करे, ईश्वर आपको सफल करे। ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए शुभाशीष मैं दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, ईश्वर आपको सफल करे, ईश्वर आपको सफल करे। ये क्या है, आशीर्वाद है, ये आपका आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद कैसे लिखते हैं भी ध्यान से देखिएगा, वर्तनी शुद्धिकरण में आता है, ईश्वर आपको सफल करे। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत भी शुभाशीष आप लोगों के लिए है, ईश्वर आपको सफल करे। ये क्या है, आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है। इससे पहले था, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, फलाहारी हूँ भाई, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, यानी कि इच्छा का भाव पैदा हो रहा है मेरे मन में। तो ध्यान दीजिएगा, हमने विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक पढ़ रहे हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, आइए देखते हैं संदेहवाचक। अब संदेहवाचक, संदेह कुछ आ रहा होगा, उस संदेह को हम भी देखते हैं कि जिन वाक्यों में कार्य के होने का संदेह हो, जिन वाक्यों में कार्य के होने का संदेह हो, उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। देखो कैसे संदेह हो रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। संभवतः कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, संभवतः कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, संभवतः कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, संदेह है। जरूरी नहीं है नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा भी सकता हूँ भाई, पढ़ा भी सकता हूँ, यहाँ पर संदेह है, कंफर्म नहीं है। अगर ये था कि नहीं पढ़ाऊंगा था तो फिर वो क्या हो जाता है, निषेधवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ संभवतः है, संभवतः कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये क्या है, संदेहवाचक है। संभवतः बारिश हो सकती है, जरूरी थोड़ा, मैंने संभवतः बारिश हो सकती है, संभवतः बर्फ गिर सकती है, अब गिर तो ना रही है, संभवतः है वो, ठीक है, संभवतः हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
संभवतः कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा यानी संदेहवाचक है। जिन वाक्यों से ध्यान से सुनेगा, जिन वाक्यों में कार्य के होने का संदेह हो उन्हें हम संदेहवाचक कहेंगे जी। अब अगला समझते हैं संकेतवाचक। अब संकेत हो रहा होगा जी, संकेत किस बात पर हो रहा होगा उसको समझते हैं। संकेत, जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो। देखो, जब एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक कहते हैं। जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक कहेंगे। जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो उसे हम क्या कहेंगे? संकेतवाचक कहेंगे। अब इसका उदाहरण समझिएगा। देखो, परिश्रम कर लिया होता तो सफल हो जाता, परिश्रम कर लिया होता तो सफल हो जाता, यानी कि जब एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर हो, यानी कि पहला कार्य का परिश्रम कर लिया होता, अगर उसने परिश्रम करा होता तो वह सफल हो जाता। परिश्रम कर लिया होता एक कार्य है, दूसरा सफल हो जाना, दूसरा कार्य क्या है? सफल हो जाना। यदि उसने परिश्रम करा होता तो वह सफल जरूर होता। ये दो वाक्य अलग अलग हैं और एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भरता है। बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। ये दोनों ही एक दूसरे पर क्या है? वो निर्भर है। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। ये आपका क्या है? ये संकेतवाचक है, ये संकेतवाचक वाक्य है। यानी जब एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक कहते हैं। इस उदाहरण के द्वारा समझने का आपने प्रयास करेगा। परिश्रम कर लिया होता तो सफल हो जाता, मैंने परिश्रम करा होता तो सफल हो जाता। आपको यही मैं सलाह दूंगा, आप ज़रूर से मेहनत करिएगा, इस बार ज़रूर आपका सिलेक्शन होना। तो बिल्कुल आप दृढ़ संकल्प ले लीजिए, यस जो है मुझे इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है। लगातार विज्ञप्ति जारी हो रही है आप लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। हम आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपको गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बने रहेगा हमारे चैनल में। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक क्या होता है? देखो, अगला वाक्य पढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक 8वां है, बहुत सरल है। विस्मयादि बोधक, ऐसे वाक्यों से आशय, ऐसे वाक्यों से क्या होता है? हर्ष, खुशी की बात कर रहा है, ठीक है। शोक, दुख की बात कर रहा है। घृणा, घृणा हो रही, ठीक है। संबोधन आदि के भाव व्यक्त होते हैं, यानी कि जहाँ खुशी के भाव आ रहे होंगे, दुख के भाव आ रहे होंगे, घृणा का भाव आ रहा होगा, संबोधन के भाव आ रहे होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे विस्मयादि बोधक कहेंगे, उसे विस्मयादि बोधक कहेंगे। उदाहरण बहुत ही सरल है, इसको पहचानना। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आपने पढ़ाई शुरू कर दी ना, तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। वाह, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अंग्रेजी में आपने, अगर आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं तो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच जब हम कहते हैं ना, तो विस्मयादि बोधक सेंटेंस है। तो शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, कितना सुंदर दृश्य है। हाय, वह तो चल बसा। ये विस्मयादि बोधक है, बहुत आसान है इसको पहचानना, क्योंकि देखो यहाँ पर को ये चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। जहाँ भी आपको ये दिखे ना, ये चिन्ह दिखे, डंडा उसके नीचे बिंदु दिखे, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। अभी हम चिन्हों को पढ़ेंगे, जिस समय हमारी नेक्स्ट वीडियो उपवाक्य आएगी तो उपवाक्यों के साथ हम विराम चिन्हों की भी बात करेंगे। जो चिन्ह हैं उन चिन्हों को भी पढ़ेंगे। बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो ये चिन्ह जहाँ आपको दिख गया विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। इससे पहले हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़े हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बार फटाफट रिपीट करता हूँ। अर्थ के आधार पर हमने वाक्य के 8 भेद पढ़े हैं। विधानवाचक, जिससे कार्य के क्रिया के होने का विधान का पता चलता है, राकेश पढ़ रहा है। निषेधवाचक में, जिससे कार्य के नहीं होने का पता लग रहा है, राकेश नहीं पढ़ रहा है। प्रश्नवाचक, जिन वाक्य से प्रश्न का बोध होता है, क्या राकेश पढ़ रहा है, क्या राकेश पढ़ रहा है, हमसे प्रश्नवाचक हो रहा है, या आप क्या पढ़ रहे हो। उसके अलावा आज्ञावाचक, जिन वाक्य से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, आप जाइए, आप जा सकते हैं। इच्छावाचक, इससे इच्छा या आशीष का भाव पैदा होता है, इससे इच्छा या आशीष या आशीर्वाद का भाव। आप सफल हो जाए, आप सफल हो जाए, ईश्वर आपको सफल करे, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा जी। ये क्या है? इच्छावाचक है। हमने संदेहवाचक की बात करी। संदेहवाचक में क्या था? जिन वाक्य से कार्य के होने का संदेह हो। संदेह का मतलब संभवतः कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, संभवतः कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, संदेह हो रहा है मेरे कल पढ़ाने में। संकेतवाचक में क्या था? जब एक कार्य का दूसरे पर निर्भरता बनी रहती है, परिश्रम कर लिया होता तो सफल हो जाता। विस्मयादि बोधक, ऐसे वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव पैदा होता है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वाह, कितना सुंदर दृश्य है।
बात हमने करी जी। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद होते हैं सुनिएगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित। सरल, संयुक्त, मिश्रित, ये 3 महत्वपूर्ण है। रचना के आधार पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे बार बार प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आइए समझाने का प्रयास करेंगे आपको। सरल या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, देखो, जिसमें एक उद्देश्य था, एक विधेय होता है। एक उद्देश्य था, एक विधेय। अब देखो यहाँ पर कोई ये जो बात है ना, अब यहाँ से ये चीज़ें सब लागू होते चलेंगे। लागू तो सब में ही हो रही है। अब ये कॉन्सेप्ट ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, हमने कहा कि वाक्य के 2 घटक होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य यानी कर्ता होता है, विधेय जो बचा हुआ भाग है वो विधेय था। अब ये कह रहा सरल वाक्यों में एक उद्देश्य था, एक ही विधेय होगा। राकेश ने भोजन किया, राकेश ने भोजन किया, यानी कि राकेश क्या है यहाँ पर, राकेश आपका उद्देश्य है। बाकी बचा हुआ भाग क्या है, वो विधेय है। ने भोजन किया, बचा हुआ जो भाग है वो विधेय है। यानी कि सरल वाक्यों में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। सरल वाक्यों में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ये सूत्र मान के चल लीजिएगा कि एक उद्देश्य प्लस एक विधेय जहां पर होगा वो सरल वाक्य होगा। राकेश ने भोजन किया जी। सीता ने गाना गाया, सीता उद्देश्य है, गाना गाया उसका विधेय हो गया जी। राम ने फल खाया, राम आपका उद्देश्य हो गया, क्योंकि फल खाया क्या हो गया, उसका विधेय हो गया जी। ध्यान से समझिएगा। अब बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य ढूंढना बहुत आसान है। अब जो कन्फ्यूजन होता है संयुक्त और मिश्रित पर होता है। बच्चे फिर यहाँ पर तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे। तुक्का नहीं लगाना है जी, तुक्का नहीं लगाना है। इन चीज़ों को जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इन चीज़ों को गांठ बांध के रख लीजिएगा, फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही बता दोगे, यस, ओके, डन। संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य ये है। ध्यान से समझिएगा इस वाले टॉपिक को। संयुक्त वाक्य क्या होता है, कंपाउंड कहते हैं अंग्रेजी में, कंपाउंड सेंटेंस। तो संयुक्त वाक्य जब 2 या 2 से अधिक जो वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक जो वाक्य होंगे, जब 2 या 2 से अधिक जो हमारे जो वाक्य होंगे वो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। जब 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो। हमने अव्यय पढ़ा हुआ है, आप ध्यान से समझिएगा। जब हमने पद के 5 भेद बताए थे ना, उस समय आपको अव्यय भी बता रखा है। तो अव्यय को आप जरूर से हमारी पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, अब आपको कुछ चीज़ ना, कुछ शब्द याद करने हैं, कुछ शब्द आपको याद करने हैं, जिससे आपका काम बन जाएगा कि आप संयुक्त वाक्य को ढूंढ दोगे। प्रायः इन से शुरू होता है, या ये योजक शब्द लगे होते हैं बीच में, तो आप इनको ध्यान दीजिएगा। इनको याद करना है आपको, रटना है, इनको लिखना है आपको। तो और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। प्राय अगर ये शब्द आपको दिख रहे हैं ना, तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा जी। कैसे, अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यानी कि जो और है ना, और ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ये समुच्चय बोधक अव्यय है क्योंकि हमारी परिभाषा है ना, जब 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आ गया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसमें ये कौन सा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ये कीवर्ड याद कर रखे हैं कि अगर संयुक्त वाक्य हमें पहचानना है तो ये कीवर्ड आपको याद होनी चाहिए। तो देखो, और आ रखा है, तो और आ गया, बीच में योजक हो रहा है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यानी कि और से जुड़ा हुआ है, समुच्चय बोधक अव्यय है और, तो हमारा वाक्य क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ऐसे एक और समझिएगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, या जाने से पहले सूचित कर दूंगा, या जाने से पहले सूचित कर दूंगा। तो यहाँ पर या क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है और हमारा वाक्य है संयुक्त वाक्य। देखो या, देखो यहाँ पर है या, देखो इससे पहले और था। ये शब्द आपको याद करने जी। प्रायः इन शब्द जो है, इन शब्दों के द्वारा आप पहचान लोगे कि ये संयुक्त वाक्य है। तो जरूर से आप इनको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा।
अब मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य, मिश्रित वाक्य जटिल वाक्य अंग्रेजी में से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, अंग्रेजी में से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, मिश्रित या जटिल वाक्य क्या होता है। ऐसे वाक्यों में एक प्रधान वाक्य, ऐसे वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य, थोड़ी सा ध्यान से फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है। देखो सरल वाक्यों में क्या था कि सरल वाक्यों में हमने आपको बताया था एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ये तो बहुत सरल था। संयुक्त वाक्य की अगर हम आपको सूत्र बता दें या फिर इसको पहचानने का तरीका बता दें तो संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, ऐसे आप इसको समझिएगा, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। मिश्रित वाक्यों में क्या कह रहा है कि यहाँ पर को एक प्रधान वाक्य होगा और साथ में उससे एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे। यानी कि अगर हम इसका सूत्र बनाए ना तो प्रधान वाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब देखिए उपवाक्य जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, तो तभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप वाक्य को देख रहे हो तो उसके बाद उपवाक्य देखना जरूरी हो जाता है, तभी पूरे तार जुड़ पाएंगे। ये यहाँ पर उपवाक्य की बात हो रही है, उपवाक्य हम इसके बाद पढ़ेंगे जी। तो मिश्रित या जटिल वाक्यों में क्या था, एक प्रधान वाक्य होता है, साथ में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब कुछ कीवर्ड है आपको याद करने हैं, कुछ कीवर्ड है याद करने हैं। अब नहीं आई परिभाषा, नहीं आया कुछ समझ में, तो ये कीवर्ड जरूर से याद होना चाहिए। अगर आपके आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ प्रायः, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य तो आप जान जाओगे, आश्रित वाक्य कैसे ढूंढोगे। देखो आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ, जो आश्रित वाक्य प्रारंभ होंगे वो आपके या तो की, जो, क्योंकि, जितना, जिसे, ज्यों, जैसे, चूंकि, यद्यपि, उतना, जैसा, वैसा, अगर, यदि आदि। ठीक है, ये यानी कि वैसे आदि लिखा हुआ है। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ जहाँ की, जो, क्योंकि, जितना, जिसे, ज्यों, जैसे, चूंकि, यद्यपि, उतना, जैसा, वैसा, अगर, यदि से शुरू हो रहा होगा तो वह आश्रित उपवाक्य होगा, और जहाँ आश्रित उपवाक्य होगा तो वह आपका मिश्रित वाक्य कहलाएगा। वो मिश्रित, आपको जहां आश्रित उपवाक्य दिख गया वो आपका मिश्रित वाक्य होगा जी। अब एक उदाहरण आप देखते हैं, ज्यों ही पुलिस पहुंची चोर भाग खड़े हुए, ज्यों ही पुलिस पहुंची चोर भाग खड़े हुए। देखो आपको ज्यों दिख गया ना, ज्यों यानी यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है। यहाँ पर लिखा है ऐसे वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब हमें पता लग गया इसमें आश्रित उपवाक्य ज्यों ही पुलिस पहुंची, ज्यों ही पुलिस पहुंची, ये आश्रित उपवाक्य। आप कैसे हमने पहचाना, क्योंकि हमारे पास ये की पॉइंट थे, क्योंकि यहाँ पर लिखा ना, हमने लिखा होगा ज्यों, देखो यहाँ पर ज्यों लिखा होगा, ये देखो ज्यों, तो ज्यों से शुरू हो रखा है, तो ज्यों ही पुलिस पहुंची चोर भाग खड़े हुए, तो ये आश्रित उपवाक्य हमें पता लग गया। यानी चोर भाग खड़े हुए इसमें क्या होगा, ये प्रधान वाक्य होगा। ये क्या होगा, ये प्रधान वाक्य होगा। अभी मैं इसके बाद एक और चीज आपको बताऊंगा, नई चीज। देखो अगला देखते हैं, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो लड़का कमरे में बैठा है ना, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। अब देखो जो, यानी कि देखते हैं कि जो इसमें हमारा यस बिल्कुल जो है। हमने कहा कि आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ प्रायः हमेशा नहीं, प्रायः इन शब्दों से शुरू होता है। तो जो, बिल्कुल, जो लड़का कमरे में बैठा है यानी कि आश्रित उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। वह मेरा भाई, ये प्रधान वाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य आपको देखते ही आपको लगा देना है कि मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। एक और मिश्रित या जटिल वाक्य को पहचानने का तरीका ये है कि यदि आप वाक्यांतरण कर रहे हो, यदि आप वाक्यांतरण कर रहे हो यानी वाक्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो, वाक्यों में अंतरण कर रहे हो, तो प्रधान वाक्य तो वही रहता है लेकिन आश्रित उपवाक्य बदल जाता है, आश्रित उपवाक्य बदल जाता है। ये ध्यान से समझिएगा, जो साहित्य के हमारे विद्यार्थी हैं, जो एलडी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो मैंने कहा कि जब वाक्य का आप रूपांतरण करोगे तो उसमें आश्रित उपवाक्य बदल जाता है लेकिन प्रधान वाक्य वही रहता है। देखो मैं भी बदलने का प्रयास करता हूं, जैसे यहाँ पर पहले तो मैं पढ़ूंगा, ज्यों ही पुलिस पहुंची चोर भाग खड़े हुए। अब मैं इसका वाक्य रूपांतरण करूंगा, पुलिस के पहुंचते ही ये बदल गया। देखो पुलिस के पहुंचते ही चोर भाग खड़े हुए नहीं, मेरा जो प्रधान वाक्य था वो बदला नहीं, लेकिन आश्रित उपवाक्य वाक्यांतरण में बदल गया है। पुलिस के पहुंचते ही चोर भाग खड़े हुए बिल्कुल भी नहीं बदला, ये हमारा प्रधान वाक्य है। जो बदल गया वो आश्रित उपवाक्य। यानी कि मिश्रित वाक्य में एक बात ये भी नोटिस करी जा सकती है, अगर आपको और नियम नहीं आ रहे हैं या फिर आप ये शब्द भूल गए हो तो आप इसका वाक्य रूपांतरण करके देख लीजिएगा। जो आश्रित उपवाक्य है वो वाक्य रूपांतरण में बदल जाएगा लेकिन प्रधान उपवाक्य वैसे ही, प्रधान जो वाक्य रहेगा वो वैसे ही रहेगा। अब देखो इसको भी बदलने का प्रयास करते हैं, जो लड़का कमरे में बैठा वह मेरा भाई है, तो हम इसका वाक्य रूपांतरण करते हैं, कमरे में बैठा हुआ
कमरे में बैठा वह मेरा भाई है, कमरे में बैठा वह मेरा भाई है, यानी कि जो आपका आश्रित उपाख्य है वो वाक्य रूपांतरण में बदल गया, लेकिन जो प्रधान वाक्य था वो नहीं बदला। तो आप जरूर से इन चीज़ों को देखिएगा। हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद देखे, सरल वाक्य और हमने संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं, या हम उसे कहते हैं कि वो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। प्रायः इन शब्दों में जो आपको दिखे योजक तो आपके संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। मिश्रित या जटिल वाक्य क्या है कि इसमें आपका एक प्रधान वाक्य होता है और उसके अलावा एक आश्रित उपवाक्य या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि जैसे कुछ जो शब्द हैं इसको पहचानने के तरीके, आश्रित उपवाक्य का जो प्रारंभ होता है प्राय इन शब्दों के द्वारा होता है। तो जरूर से आप इन्हें देखिएगा। मैं कुछ प्रश्न आपके सम्मुख पढ़ता भी हूँ जो महत्वपूर्ण है, आप पहचान भी लोगे। देखो जैसे राम पढ़ता है में यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। तो राम पढ़ता है, तो हमने बात करा था ना कि सरल वाक्य क्या होते हैं कि एक उद्देश्य था एक विधेय होता है। तो राम पढ़ता है, तो राम आपका क्या हो गया, राम उद्देश्य हो गया, बाकी बचा हुआ वाक्य विधेय हो गया। तो ये सरल वाक्य है। अब देखो एक अगला प्रश्न पढ़ रहा हूँ, बहुत कम ही प्रश्न पढ़ूंगा। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। उसने परिश्रम तो किया बहुत, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब देखो किंतु किसमें देखो किंतु आपका संयुक्त वाक्य में है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा बी संयुक्त वाक्य। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, क्योंकि किंतु आ गया बीच में। एक और प्रश्न पढ़ता हूं, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। इसमें कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य। इसमें से प्रश्न पूछा गया है ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। देखो प्रश्नवाचक है, नहीं है, प्रश्नवाचक तो नहीं है। विस्मयवाचक भी नहीं है, क्योंकि विस्मयवाचक में ये जो है आपके आता है कि जैसे वाक्य में आश्रय, हर्ष, शोक, घृणा का भाव पैदा हो रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं है। अब है दूसरा निषेधवाचक। क्या इसमें निगेटिव बात कर रखी है, नहीं की बात कर रखी है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो नहीं है। इसमें है इच्छावाचक वाक्य। क्या है, इच्छावाचक वाक्य। इससे इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है। देखो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपका ये उत्तर क्या होगा, इच्छावाचक है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। एक और प्रश्न आपके साथ साझा करना था जो कि निषेधवाचक था। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है, ये आपके पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, एलटी के लिए। तो देखो वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य सही होगा। ठीक है, ये वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, इसको नकारात्मक में बदलना है लेकिन वाक्य का अर्थ बदले हुए। इसमें ऑप्शन देखो वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो ये उत्तर सही है। देखो उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। देखो वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, देखो उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये आपका उत्तर सही होगा। देखो अरे, फिर ये वाला चिन्ह है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे उसने तो कमाल कर दिया। इसमें कौन सा है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है या अरे उसने तो कमाल कर दिया में प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है या विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, विस्मयादि वाचक, ठीक है, विस्मयादि बोधक, यानी कि ये आपका विस्मयवाचक वाक्य है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये विस्मय बोधक वाक्य हो गया जी। अब एक और लास्ट आपसे कर देता हूँ, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। अब देखो इनमें पर कहाँ रखा है, संयुक्त और हम मिश्रित में देखेंगे पर कहाँ पर है। ये देखो संयुक्त वाक्य में पर है, संयुक्त वाक्य में पर है। देखो राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, पर अच्छा नहीं। अब पर किसमें, संयुक्त वाक्य में है, हमने आपको पहचान के तरीके बताए थे। इसमें ऑप्शन सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो आपका क्या होगा, संयुक्त वाक्य। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, आपका संयुक्त वाक्य है। आशा करता हूँ ऐसे ही आप प्रैक्टिस सेट अपने घर में जरूर से करेगा, आपके पास प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए, उसमें से करेगा जो हमने करे, देखो उनको अप्लाई करेगा, इन नियमों को अप्लाई करने का प्रयास करेगा, जरूर से आपको ये वाक्य आएंगे। हमेशा प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा उपवाक्य और हम उसमें चिन्हों को लेके आएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छी लगी वीडियो तो औरों तक भी पहुँचाएं। हमारा काम देखो हमने ये कर रखा कि हमें भाई जितना आता है आप लोगों के लिए जो मदद हो सकती है हम कर रहे हैं। आपका भी नैतिक दायित्व है कि आप आगे और भी अपने तक ही सीमित ना रखें। देखो ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखें और आगे भी उसको बढ़ाइए, औरों को भी मदद करिए, औरों को भी मदद जरूर से करेगा। तो यही आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।